हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सागर मुद्गल हूँ माइंड स्पेस थेरेपी क्लिनिक से। और आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में कि आपने बहुत नॉर्मली सुना ही होगा कि मुझे बहुत एंजाइटी फील हो रही है या घबराहट हो रही है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, इसे कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है, इन सारे पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहूँगा। लाओ त्सू करके एक फिलोसोफर थे पहले, जिन्होंने एक कोट दिया था। इफ़ यू आर लिविंग इन द फ्यूचर यू आर एंशियस, इफ़ यू आर लिविंग इन द पास्ट यू आर डिप्रेस्ड, ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट यू आर एट पीस। इसका ये मतलब है कि अगर आप आने वाले समय या भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं तो आप एंशियस हो सकते हैं या आपको घबराहट होगी। अगर आप पिछली पुरानी बातें याद करते रहते हैं तो आपको डिप्रेशन होने के बहुत चांसेस हैं। और केवल जो आज के समय में अभी में जी रहा है, आज में, केवल वो ही मानसिक रूप से शांत रह सकता है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि मुझे घबराहट हो रही है। स्पेशली अभी लॉकडाउन और कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को बहुत घबराहट होती थी कि मेरे जॉब का क्या होगा और मेरी पढ़ाई का क्या होगा, आगे फ्यूचर का क्या होगा, मुझे इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, मेरे घर परिवार वालों को क्या होगा। तो ये देखा जाए तो ये सब नॉर्मल डाउट्स है जो बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है। लेकिन कुछ कुछ लोग जो प्री डिस्पोज रहते हैं इनके लिए, जिनको पहले से ही घबराहट ज़्यादा होती है, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी क्या होती है, किस तरीके से देखी जा सकती है लोगों में। सबसे पहले एंजाइटी के लक्षणों की बात करें तो एंजाइटी या घबराहट जिसे कहा जाता है, उसमें होता है कि एक बहुत बड़ा कॉमन लक्षण है ओवर थिंकिंग। क्योंकि एंजाइटी के सिम्टम्स तो बाद में आते हैं, सबसे पहले वो थॉट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं कि आगे क्या होगा, और नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा मन में विचार आना। इसके साथ साथ ये होता है कि गला सूख जाना, घबराहट महसूस होना, दिल की धड़कन एकदम से बैठे बैठे तेज़ चलने लग जाना, सांस लेने में तकलीफ आना। ये भी एक बहुत कॉमन लक्षण है जिसके लिए लोग बहुत बार दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं। सालों सालों तक उनकी जांचें होती रहती है, उनका कुछ ना कुछ इलाज चलता रहता है, लेकिन ये पकड़ में ही नहीं आता कि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये घबराहट के कारण था। घबराहट का बहुत कॉमन लक्षण है सांस फूल जाना। कभी कभी इसमें चक्कर जैसे भी आ सकते हैं, लगता है कि आप अपना कंट्रोल खो बैठ रहे हैं अपने ऊपर, ये सब लग सकता है। तो अब ये जो एंजाइटी बोला जाता है, देखिए नॉर्मली घबराहट आप सबने फील की होगी, एक्सपीरियंस की होगी एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम के पहले सब होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना और थोड़ी घबराहट भी होना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कि बहुत सामान्य और नॉर्मल है। थोड़ी एंजाइटी एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एकदम निश्चिंत बैठ गए, आपको घबराहट ही नहीं होगी, तो ना कोई पढ़ेगा ना कोई काम में ध्यान लगाएगा, उनको लगेगा ठीक है सब हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक स्पेक्ट्रम है, अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो आपका परफॉर्मेंस पूरा ख़राब हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में कुछ लोगों को जैसे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं तो वो एग्ज़ाम छोड़ के चले जाते हैं, मतलब वो बच्चा बैठ ही नहीं सकता एग्ज़ाम में, उसको इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है। तो अब पैनिक अटैक मैंने टर्म बोला है, तो पैनिक अटैक इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी। पैनिक अटैक एंजाइटी का सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम है। इसमें इतनी घबराहट होती है कि व्यक्ति को लगता है कि उसकी जान चली जाएगी। ये कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक ही लास्ट करता है, लेकिन वो बहुत सीवियर होता है, मतलब उस व्यक्ति के लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। उसको लगता है कि अब वो हो सकता है मर जाए। फिर अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है, जो मैंने सारे लक्षण बताए, 6 महीने या उससे ज़्यादा अगर ये लक्षण किसी को होते हैं तो उसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। और एक और है एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोला जाता है, जो कुछ लोग आप देखेंगे कि वो बचपन से या हमेशा से ही एंशियस है, मतलब वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा घबरा जाते हैं। एक सिचुएशन हुई है, कोरोना का लॉकडाउन हुआ, जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है वो सबके लिए समान है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं कि मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे पैसे कहाँ से आएंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण वो हमेशा घबराए हुए रहते हैं।
और ये बहुत ही मतलब बदकिस्मती की बात है कि बहुत लोग हमेशा से एंग्शियस रहे हैं, उनको पता नहीं कि इससे बाहर कैसे आना है, और उनको पता नहीं कि एक पीसफुल माइंड क्या होता है, या शांत मन क्या होता है, और शांत मन में आप कितने खुश रहते हैं और कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा ही एंग्जाइटी में अपना जीवन व्यतीत किया है। अब हम अगर बात करें कि एंग्जाइटी की बीमारी क्यों पैदा हुई, अगर जैसे किसी को हमेशा से है तो वो क्यों है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आपके आसपास किसी को है, तो जनरली उनकी फैमिली में भी किसी को होने के बहुत चांसेस है। किसी के मदर फादर को या भाई बहन को एंग्जाइटी होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो एक तो ये कॉज हो गया कि ये फैमिली में रन करती है, जेनेटिक्स। और दूसरा कारण है कि बचपन में किसी के साथ ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जिसको उसने अपने सबकॉन्शियस में पुश कर दिया। क्योंकि बच्चों के लिए क्या चीज़ कहाँ हो जाए आप मतलब सोच भी नहीं सकते, कहाँ उसको वो ट्रॉमेटाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा घबरा जाए, सहम जाए, जिसके कारण वो उसके सबकॉन्शियस में रहे और वो लाइफ लॉन्ग वही चीज़ उसको प्रॉब्लम देते जाए। कभी कभी एंग्जाइटी के कारण रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि ये ओवर थिंकिंग के कारण होता है कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियोस अपने मन में बना लेते हैं और घबराते रहते हैं। और जैसे कि एग्ज़ाम में भी अगर जैसे मैंने बताया था कि किसी को एंग्जाइटी होगी तो वो चाहेगा कि वो पेपर ख़त्म कर दे, वो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से। अब वो कैसे भी करे, तो उस चक्कर में ऐसा भी होता है कि कभी कभी बहुत से बच्चों से लेकर बड़े तक जो भी है एग्ज़ाम में बहुत ख़राब परफॉर्म करते हैं, जबकि उनको सब आता है, लेकिन एग्ज़ाम में उनको इतना ज़्यादा एंग्शियस और पैनिक अटैक्स होते हैं कि वो आधा पेपर छोड़ के आ जाते हैं। वैसे ही रिलेशनशिप में, डे टू डे लाइफ में कभी कभी कुछ एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस में अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं तो हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, लेकिन रूटीन में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, उनके डिसीजंस उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो एकदम से एंग्शियस होके कुछ भी डिसीजन हड़बड़ाहट में, घबराहट में ले लेते हैं कि ख़त्म करो, मुझे इससे बाहर निकलना है कैसे भी। तो इसके कारण उनके बहुत सारे रिलेशनशिप में झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे बाहर निकलने के लिए कुछ भी बोल दिया। बिजनेस डील्स ख़राब हो सकती है, क्योंकि बिजनेस डील में अगर बैठे बैठे आपको बहुत घबराहट हो रही है तो आप बाहर निकल जाओगे। जैसे इसका एक छोटा रूप होता है स्टेज फेयर। बहुत लोगों को होता है कि स्टेज पे जाके सांस फूलने लग जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो जिसने भी प्रिपरेशन करी थी जितनी अच्छी, स्टेज पे वो कभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता अगर किसी को स्टेज फेयर हो। तो वैसे ही आप बोल सकते हैं कि लाइफ, जो पूरी अपनी लाइफ है, इट इज़ लाइक अ स्टेज। ये एक पूरी स्टेज है जहाँ पे आपको छोटी से बड़ी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रेगुलरली डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करना है। अगर वो स्टेज फियर, दैट इज़ एंग्जाइटी, आपको पूरे टाइम रहेगा तो आपकी सांस फूलने लगेगी, आप घबराहट में रहोगे, तो आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी उस स्टेज से निकल जाओ। बट ये लाइफ खुद एक स्टेज है, तो आपको डेली कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने ही पड़ेंगे जहाँ आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पर। डिजीज़ को पूरा बोल दिया, या जो भी ये प्रॉब्लम है, कभी कभी डिजीज़ लेवल पे नहीं होती, लेकिन घबराहट बहुत लोगों को होती है, बहुत लोग उससे सफ़र करते हैं। तो अगर ऐसे टाइम पे मैं किसी को बोलूँ कि योगा करो, मेडिटेशन करो, जिससे बहुत घबराहट है, तो देखिए कि अगर कोई ध्यान या मेडिटेशन के लिए बैठता है और किसी को ऑलरेडी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आँख बंद करते से ही थॉट्स एकदम से अटैक कर देंगे उसके मन में, बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे, वो इतना परेशान हो जाएगा कि घबरा के वो अपनी आंखें खोल देगा। तो सबसे पहले है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए इफेक्टिव नहीं है इनिशियली। तो इनिशियली अपन स्टार्ट कैसे करते हैं? हम लोग स्टार्ट ऐसे करते हैं इनिशियली कि सबसे पहले कोई भी आता है जिसे ये सब प्रॉब्लम्स होती है, मतलब इनफैक्ट मेरे क्लिनिक में भी सबसे पहले हमेशा और हमेशा मैं मेडिसिन दूँगा उनको। एंग्जाइटी की मेडिसिन होती है, और बहुत लोगों को ये अवधारणा या मिसकंसेप्शन होता है कि इनकी आदत पड़ जाती है। देखिए, अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, उसकी बॉडी में थायराइड कम बन रहा है, तो हम उसे बाहर से थायरॉक्सिन दे देते हैं, है ना। या किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल में, या हाइपरटेंशन को कंट्रोल में करने के लिए मेडिकेशन देते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि डॉक्टर मुझे आदत डाल रहा है उन मेडिकेशंस की, वो चाहिए आपकी बॉडी को, अदरवाइज आपको नुकसान पहुंचेगा।
उसी प्रकार से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जितने भी है, भले ही वो एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, मेडिकेशंस चाहिए ही। आपको डॉक्टर आदत डालने के लिए नहीं दे रहा, केमिकल इम्बैलेंस है, पहले उसको ठीक करना होगा। रूट कॉज से डेफिनेटली मेडिकेशंस ठीक नहीं कर देगी। इनिशियली मेडिकेशंस बहुत ज़रूरत है, कुछ 6 महीने से साल भर भी आप समझ लीजिए मेडिकेशंस तो चाहिए ही चाहिए। अब मेडिकेशंस के साथ साथ देखिए, आपकी बीमारी है, आपको प्रॉब्लम है, तो आपके माइंड के लिए जितना डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है उतने आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आपकी साइड से क्या क्या इनपुट की ज़रूरत है। मेडिकेशंस चली गई, लंबे समय तक चलेगी मेडिकेशंस, लेकिन उसके साथ आपको क्या क्या करना है जिससे रूट कॉज को भी हम डील कर पाए, केवल ऊपरी ऊपरी तरीके से नहीं। तो जब 1 महीने से 2 महीने तक अगर आप मेडिकेशंस अच्छे तरीके से लेंगे अपने साइकियाट्रिस्ट के बोलने पे, तब ऐसा होगा कि आपका मन थोड़ा शांत होने लगेगा। अभी भी आप ठीक नहीं हो गए, आप मेडिकेशन जैसे ही बंद करेंगे वापस से वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब थोड़ा सा मन शांत होने के बाद आपको क्या क्या करना स्टार्ट करना है। आपको स्टार्ट करना है 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, 40 to 45 मिनट्स। भले ही आप वॉक कीजिए, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ भी प्रूवन है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली वॉक करने से देखा गया है कि एंग्जाइटी थोड़ी सी सिम्टम्स उससे रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आपको ज़्यादा खाना है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो योगा में जैसे सूर्य नमस्कार होता है, तो वो बहुत अच्छी मोडालिटी है, जो भी मेरे क्लिनिक में भी आता है, तो उसको मैं अलग से सारी चीज़ें लिख के देता हूँ कि दवाइयाँ तो ठीक है, दवाई के साथ साथ ये भी करना है। 60% मेडिकेशन है और 40% आपका हार्ड वर्क है, वो आपको डालना पड़ेगा अगर आप रूट कॉज से ठीक करना चाहते हैं उस इशू को। तो सूर्य नमस्कार हो गया कि 6 राउंड या 12 राउंड सूर्य नमस्कार अगर आप करने लगे। और इसमें लास्ट पार्ट है लेकिन बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा है, वो है सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना, क्योंकि एंग्जाइटी जो रहती है वो सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर मैं किसी को बोल दूँगा, आप किसी को बोल दें कि मत घबरा, कोई बात नहीं, तो उससे उसकी घबराहट चली नहीं जाएगी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है। उसको भी नहीं पता है कि ये कहाँ से आ रही है, एंग्जाइटी क्यों आ रही है। उसको डील करने के लिए 2 तरीके हैं। एक है हिप्नोथेरेपी बाय अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, नॉट बाय अ स्टेज हिप्नोथेरेपिस्ट जो पूरा ड्रामा करते हैं और शो करते हैं। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की एक डिग्री होती है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंडर करी जाती है, उसके मल्टीपल सेशंस आपको लेने होते हैं। और दूसरा जो आपको खुद करना है वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में आप बोल लीजिए कि एक ब्रीदिंग अवेयरनेस आप कर सकते हैं, जो मैंने अपने एक वीडियो में अलग से बताया हुआ है कि ब्रीदिंग अवेयरनेस क्या है, क्यों है। और रिसेंटली मुझे और एक एडवांस मेडिटेशन टेक्निक मिली है जो बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेसेस में हेल्प कर सकती है, या अगर आपको नहीं है कोई इलनेस तो आपका एक शांत मन बनाए रखने में हेल्प करेगी और आपकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा बढ़ा सकती है, जो मैं आगे के किसी 1 या 2 वीडियोस में आपको देने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इसमें 60% डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन 40% जिसको प्रॉब्लम है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। जब अपन दोनों का एक कोलैबोरेशन होगा, थेरेपिस्ट और जिसको ये प्रॉब्लम है, देन वी कैन गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। केवल मेडिकेशन से ये इलनेस ठीक नहीं होगी और केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये इलनेस ठीक नहीं होगी। मेडिकेशंस प्लस मेडिटेशन एंड अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, दैट विल बी द परफेक्ट ट्रीटमेंट। और मैं चाहूँगा कि बहुत से लोग ये सारी मोडालिटीज़ को यूज़ करें और दे ऑल शुड बी हैप्पी। ये एक्सपीरियंस करें कि ब्लिसफुलनेस क्या है लाइफ में। इतनी एंग्जाइटी में लाइफ पूरी जाती जाएगी, ओवर थिंकिंग में, फ्यूचर के बारे में सोचने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी निकल जाएगी लाइफ। तो मैं चाहता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस एंड मेडिटेशन एंड अदर लाइफस्टाइल मोडालिटीज़, everyone should live a happy and blissful life. Thank you.